नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ उसका जो विषय है वो मेन इम्यूनिटी के संदर्भ में है। क्योंकि अभी जो काल चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है वो ज़्यादातर जो है कोरोना के रिलेटेड ही अभी समय है, या फिर इसके ही रुग्ण ज़्यादा पाए जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें जो है इम्यूनिटी है वो किस तरह कार्य कर सकती है और इम्यूनिटी में हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो वायरल डिसीज़ जो है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पावरफुल रहता है, या फिर ज़्यादा वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है जो डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है। इसी कारण इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि इस काल में सभी ने देखा होगा कि जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा संभाल कर रहना पड़ता है। उनको बाहर घूमना या फिर विदाउट मास्क घूमना या फिर कहीं जाना आना ये टोटली रिस्ट्रिक्टेड बताया गया है। और ये थोड़ा जो है ज़्यादा प्रोन होते हैं ये जो वायरल डिसीज़ होने के संदर्भ में। इसी कारण इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ जो होस्ट है या फिर पेशेंट है इनके लिए ये अभी सही समय नहीं है। इसी कारण जो कोई भी रहे, जिसे कहते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा रहे या फिर वृद्ध रहे, उन सभी के लिए ये जो आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है, जिसका मीनिंग है कि आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है या इम्यूनिटी को बढ़ाना है, या रोग प्रतिकार क्षमता जो है उसको बढ़ाना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है। तो इस तरह के सभी जो वर्डिंग है उसका डायरेक्टली मीनिंग यही है कि आपको जो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है या बढ़ाना है, या फिर आपको इस जो व्याधि अभी चल रहा है ये ना होना आपको, या इसके दूर रहे, या इसका आपके ऊपर अटैक ही ना हो, या हुआ तो बहुत मिनिमम हो, जिसे कहते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, इसी कंडीशन में रहे, ये वो सिवियरिटी में ना जाए आगे। वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ऑक्सीजन लगाना या फिर अलग अलग तरह की इसमें दवाई यूज़ करना या इंजेक्टेबल यूज़ करना, इतने आगे तक आपका जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेसिव ना बने। आपको माइल्ड में या मॉडरेट सिम्टम्स में ही आपको ये जो डिसीज़ है इतने तक ही आपका रहे, या फिर छोटे मोटे सिम्टम्स होकर ये निकल जाए 5-6 दिन में। तो ये जो है ये इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये वायरल डिसीज़ है ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। कोई भी वायरल डिसीज़, यही वायरल डिसीज़ नहीं है, कोई भी वायरल डिसीज़ रहे। तो इसके लिए हम अभी क्या कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा आज। सिर्फ सिंगल जो कल्प है या फिर सिंगल जो दवाई है मैं उसको ही बताऊंगा। उसका नाम है च्यवनप्राश। आज मैं आपको च्यवनप्राश के बारे में बताऊंगा। तो च्यवनप्राश सभी को ले सकते हैं, कोई इसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि उम्र की मीन्स जिनका उम्र है 4-5 साल है वो, या फिर 2-3 साल है, जो इसको ले पाते हैं, निगल पाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सेमी सॉलिड या थोड़ा गाढ़ा रहता है ये, इसलिए बहुत एकदम छोटे से बच्चों को हम नहीं रिकमेंड कर पाते इसको। एकदम जिनको अभी निगलना पता नहीं है या सॉलोइंग पता नहीं है, या जिनके गले में अटक सकता है, तो ये इसीलिए हम 2 या 3 साल के ऊपर से इसको फिर कहते हैं लोगों को या फिर पेशेंट को या फिर उनके पेरेंट्स को कि आप ले सकते हैं करके। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर उसको फिर उनके पेरेंट जो है वो दे सकते हैं अपने हाथों से, थोड़ा थोड़ा उंगलियों को लगा के या फिर चम्मच को लगा के दे सकते हैं। और जो उम्र है लास्ट वाली, जो 70 रहे 80 रहे, उसकी कोई लास्ट की कोई उम्र नहीं है कि यहाँ तक ही देना है करके। आप इसको किसी भी उम्र तक इसको दे सकते हैं। सिर्फ मात्रा सिर्फ वेरी होगी, इसके जो डोजेस है वो वेरी होंगे। छोटे बच्चों में 1 या 2 ग्राम की मात्रा में, और बड़ों में फिर 10 ग्राम की मात्रा या उसके ऊपर भी दे सकते हैं। इसको जो है च्यवनप्राश को कौन ले सकता है या किसको देना चाहिए। तो जिनका जो एब्डोमेन है, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल,
एब्डोमेन का मीनिंग होगा एलिमेंट्री कैनाल या फिर पाचन शक्ति या पचन संस्थान जिनका स्ट्रांग है, जिनमें कोई लैट्रिन की कंप्लेंट्स नहीं है, जिनकी अग्नि या फिर डाइजेस्टिव फायर अच्छा है, जिनको मोशन अच्छी तरह से पास होते हैं, जिनको कोई डिसेंट्री की प्रॉब्लम नहीं है या फिर अमीबियोसिस की प्रॉब्लम नहीं है या शिगेला की प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई आव नहीं आता है, फेस नहीं आता है लैट्रिन के दौरान में, या बार बार लैट्रिन को नहीं जाना पड़ता है, जैसे प्रवाहिका, ग्रहणी, बिम्बिशी या अलग अलग तरह के नाम ग्रंथों में आए हैं। तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ यही कहना है कि जिनका एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है, एकदम फ्री रहता है, जिनको भूख अच्छी लगती है, प्यास अच्छी लगती है, जिनको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई बेल्चिंग नहीं रहती है, ऊपर खाना आना, गले में खाना आना, या फिर जो अपर एब्डोमेन एकदम भरा भरा सा लगना, उसमें आदमान है, आटोफ है, आना है, इस तरह के वर्डिंग है। तो पेट फुगा रहना, जिसको लैट्रिन बराबर नहीं होना या फिर पचन बराबर नहीं आना, उसमें फिर ये रिकमेंड नहीं करते। उनका पहले वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक करने के बाद में फिर आप च्यवनप्राश को ले सकते हैं। और कुछ शुरुआत में हरित की जैसे या हरित की आदि योग करके आया है, चरक संहिता में आया है, वो लेके आपका जो कोष्ठ जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, वो शुद्ध होने के बाद में, साफ होने के बाद में फिर आप इसको च्यवनप्राश को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लेने का समय मॉर्निंग का ही है, सवेरे सवेरे ही आपको भूखे पेट ही लेना है, और शाम को फिर 5-6 बजे के आसपास में। तो सवेरे शाम इसको 2 समय ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो है, एक तो आप गुनगुना दूध, उसमें फिर हल्दी और सूंठ मिला के ले सकते हैं, या फिर शहद के साथ में या पानी के साथ में, जैसा आपको सूट करे, जैसा आपके नज़दीक के आपके आयुर्वेद के फिजिशियन वो बताएंगे, उस तरह से आपको ये ले सकते हैं भूखे पेट में। मात्रा जो है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक ले सकते हैं, जिनकी उम्र अच्छी है, जिनकी अग्नि अच्छी है। उम्र अच्छी है मीन्स जो मध्यम वय जो है उनके लिए, जैसा कि 30, 40, 50 की उम्र में है तो वो ले सकते हैं। बाकी अग्नि बाद में फिर वृद्धावस्था में कम हो जाती है, तो उसमें फिर 10 ग्राम की मात्रा या 5 ग्राम की मात्रा सही रहेगी, और बच्चों में 1 या 2 ग्राम की मात्रा में सही रहेगा। तो ये लोग इनको ले सकते हैं। इनका जो घटक द्रव्य है, इसमें लगभग 36 टाइप के जो प्लांट है उनका क्वाथ रहता है। आंवला तो रहता है, आपको सभी को पता है कि इसमें आंवला तो रहता ही है, लेकिन क्वाथ रहता है, और क्वाथ को फिर आंवले में मिक्स करके इसको बनाते, इसका प्रोसीजर करते हैं। कुछ प्लांट के मैं नाम बताऊंगा, आपको जितना समझ में आए उतना। इसमें जो कृष्णपर्णी है, शालपर्णी है, मुद्गपर्णी है, माशपर्णी है, नागरमोता है, सुंठ है, पिप्पली है, ये जो काश्मीरी करके आता है एक प्लांट, तो ये सभी प्लांट है। थोड़ा मैं नाम आपको एक बार बता देता हूँ, पूरा श्लोक में बता देता हूँ। एक बिल्वो अग्निमंत शोणाक काश्मर्य पाटली बलाम पर्ण्य चतस्राः पिप्पल्याः शोद्रष्टा बृहति द्वयम श्रृंगी तामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करमूला अगरू करके एक प्लांट है, पुष्करमूल और अगरू। अभया च अमृता, अमृता मीन्स गुडविल है, अभया हरित को कहते हैं। रुद्धि जीवक ऋषभको शटी, शटी एक प्लांट है। मुस्तम, मुस्तम मीन्स नागरमोता करके, मुस्तम, नागरमोता, मेदा, एला, चंदना, उत्पलम, विदारी, वृक्ष मूलानी, काकोली, काकनासिका। तो ये सभी 36 प्लांट के मैंने अभी नाम आपको श्लोक में बताया है। तो ये सभी प्लांट के क्वाथ रहते हैं, उसमें फिर आंवला मिक्स करते हैं, और उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य, जब लास्ट में ये बन जाता है प्रोसीजर करने के बाद में, तो इसमें फिर प्रक्षेप द्रव्य है, जिसमें शहद रहता है, वंशलोचन रहता है, पिप्पली रहती है, दालचीनी रहती है, छोटी इलायची रहती है, तेजपत्ता और नागकेशर। ये सभी जो है प्रक्षेप द्रव्य है। बनने के बाद में, ये प्रिपेयर होने के बाद में इसमें फिर ऊपर से डालते हैं, इसको बोलते हैं प्रक्षेप द्रव्य। तो ये इसका घटक द्रव्य मैंने अभी तक आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या रहते हैं च्यवनप्राश में, और इसका जो उपयोग है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो जो चेस्ट के रीजन में जो भी तकलीफ है, जैसे पार्श्वशूल है या फिर कास है, श्वास है, हृदरोग है, तो इन सभी में ये च्यवनप्राश को रिकमेंड किया गया है। तो इसका मैं एक थोड़ा श्लोक आपको बताऊंगा। कास श्वास हरच्चेव विशेषेण उपदिश्यते। विशेषण मीन्स मेनली इसका जो इंडिकेशन है वो बताया गया है, कास श्वास।
क्षीणशतानाम रुद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनानाम। इसको आप थोड़ा सा सही समझिए। बालानाम च अंगवर्धनम मीन्स बालकों का अंगवर्धन करने के लिए च्यवनप्राश को यूज़ करते हैं। तो ये जो अच्छा एक क्या होता है उसका यूज़ है। बाद में फिर स्वरशयम उररोगम रुद्रोगम वातशोणितम पिपासा मूत्र शुक्रस्थानम दोषाच्च अपकर्षिति। तो इस तरह से इसका उपयोग है। तो ये आप मैंने जो बताया आपको कि चेस्ट रीजन में कहीं पर भी आपको पैथोलॉजी है तो उसमें आप च्यवनप्राश को शुरू कर सकते हैं। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि हम सोचते सोचते हमारे अभी कोरोना के लगभग 1 साल के ऊपर निकल गया है। तो अभी आप ज़्यादा ना सोचिए। आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन है, आपके जो परिचय के फिजिशियन है, आयुर्वेद फिजिशियन है, उनके पास जाके उनसे आप सलाह लेके कौन सा च्यवनप्राश शुरू करना है वो आप उनसे पूछिए और वो आप तुरंत शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि अभी धूप काला चल रहा है कैसे लेना है, कोई उसका मीनिंग नहीं है। अभी धूप काला या कोई भी सीज़न जो है अभी कोई उसका मीनिंग नहीं है। किसी भी ऋतु में 12 महीने कोई भी ऋतु, हेमंत रहे, शिशिर रहे, वसंत रहे, ग्रीष्म रहे, शरद रहे, वर्षा रहे, कोई भी ऋतु रहे, कोई इसका ये हमने बना के रख दिया है, हमारे समाज में बना के रख दिया है कि इसको सिर्फ ठंड की जो सीज़न है, जून जुलाई का सीज़न है या उसके आगे नवंबर दिसंबर का जो सीज़न है उसमें ही लेना है। उस तरह के हमारे समाज में एक कंसेप्ट बन चुका है च्यवनप्राश के बारे में कि जब ठंड का सीज़न रहे तभी इसको लेना है। लेकिन अभी आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको ये तुरंत शुरू कर देना है सवेरे शाम में। इससे आपको लाभ ही मिलेगा, कोई आपको इससे हानि बिल्कुल ही नहीं होगी। सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से इसको शुरू करना है। आप किसी आयुर्वेद फिजिशियन की तरफ जाके उनसे आप रिकमेंड वो जो कहेंगे उस तरह से आपको ये करना है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होता है, आपका कोई अमाउंट रिड्यूस नहीं होता है। सिर्फ आपको मेरी जो आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। तो आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप ज़्यादातर इसको आपके दोस्त लोगों में इसको बताइए, दिखाइए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।